नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NS 24/7। तो आधा दिन पूरी खबर में मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले में शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। CJI ने केंद्र से पूछा, हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर के सवर्ण समाज ने देश भर में प्रदर्शन किया था। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा हो सकता है नए नियमों का दुरुपयोग। यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी, 19 मार्च को होगी अब इसकी अगली सुनवाई। तो जो 2012 के नियम हैं वही नियम अब लागू रहेंगे। आपको बता दें कि यूजीसी ये इन नए नियमों के बाद देश भर में स्वर्ण समाज के लोग यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था। जगह जगह प्रदर्शन हुए और बीजेपी के ही कई पदाधिकारियों ने अपना पद छोड़ दिया और इसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार आज पंचतत्व में विलीन हुए। बारामती में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अजीत दादा की आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह लो विजिबिलिटी बताई जा रही है। हादसे के बाद साजिश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि शरद पवार का कहना है कि इस पर राजनीति ना की जाए, ये एक हादसा था। तो अलविदा अजीत दादा। 5 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। विमान हादसे की जांच की बात हो रही है। हादसे के 2 CCTV वीडियो भी सामने आए हैं और उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आ रही है। यादों में दिख रहे हैं अजीत पवार और विमान दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और साजिश की बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम ममता बनर्जी ने की थी। हालांकि उसके बाद उनकी आलोचना भी हुई कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसके बाद सभी कयासों पर रोक लगा दी शरद पवार ने, जो कि अजित दादा पवार के चाचा हैं, कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक हादसा था। और उनके अंतिम संस्कार में, अजित दादा पवार के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, ऐसे तमाम बड़े दिग्गज उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार की, उनकी अंतिम यात्रा की। उनके अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी और हर तरफ से उन्हें अंतिम विदाई श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का उन्हें ससम्मान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलविदा अजीत दादा। आखिरी सफर पर अब वो निकल चुके हैं। आपको बता दें कि कल उनका जो
प्लेन था, चार्टर्ड प्लेन, वो क्रैश हो गया था और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर बड़ी खबर निकल कर आ रही है जगदलपुर से। परिवार के 13 सदस्यों ने की घर वापसी। 15 साल पहले अपनाया था ईसाई धर्म, अब सभी अपने मूल धर्म में लौटे हैं। हिंदू धर्म में लौटने पर खुशी जताई। नानगुर के साड़गुड़ पंचायत का ये पूरा मामला है। इस वक्त बड़ी खबर जगदलपुर से निकल कर आ रही है। नानगुर के साड़गुड़ पंचायत का ये पूरा मामला है। परिवार के 13 सदस्यों ने घर वापसी की है। 15 साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था और अब जाकर के ये सभी अपने मूल धर्म में लौटे हैं, हिंदू धर्म में लौटे हैं ये। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हिंदू धर्म में लौटने पर इन्होंने खुशी भी जताई है। तो नानगुर के साड़गुड़ पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां 13 सदस्यों ने घर वापसी की है। एक ही परिवार के 15 साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। तो धर्मांतरण को लेकर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण बढ़ा है, ये कहा है विधायक ने। कांग्रेस की सरकार में जगह जगह चर्च बने। पुरंदर मिश्रा ने ये बात कही। कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भारत को विकसित नहीं होने देना चाहती। कांग्रेस के लोगों को भारत मां की जय बोलने में तकलीफ होती है। तो धर्मांतरण पर विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान निकल करके आया। जो यदि धर्मांतरण किया और फायदा भी ले रहा है तो उसको नुकसान कुछ नहीं है, तो वो आदमी को डबल नहीं होना चाहिए। जब उनका सरकार 5 साल था तो हर जगह चर्च बने, वही तो बढ़ावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को और भारत को विकसित नहीं होना देना चाहते। भारत माँ का नुकसान वो यही चिंता करते हैं, क्योंकि भारत माँ की जय बोलने में भी इनको तकलीफ होता है। चलिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संजय कुमार भोपाल पुलिस कमिश्नर बने हैं। संजय तिवारी भोपाल जोन आईजी, शहडोल जोन आईजी बनी चैत्रा एन ललित शाक्यवार। बालाघाट जोन आईजी उमेश जोगा बने। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा एडीजीपी पीटीआरआई। सहयोगी गौरव गुप्ता है हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ में। गौरव, 15 अधिकारियों के तबादले हुए हैं, आईपीएस अधिकारियों के। देखिए, बिल्कुल आज बड़ा फेरबदल जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और 15 आईपीएस अधिकारियों के जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भोपाल जोन का देखा जा रहा है, जहां भोपाल कमिश्नरेट में भोपाल कमिश्नर को बदल दिया गया है और भोपाल को पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को एससीआरबी में बाकायदा पुलिस महानिदेशक के तौर पर भेजा गया है। तो वहीं अब संजय कुमार जो होंगे वो अब भोपाल के पुलिस आयुक्त होंगे। बताना चाहूंगा, संजय कुमार जो है वो इस वक्त बालाघाट आईजी हैं और एक तरीके से उनको तोहफे से भी नवाजा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में ये देखा गया है कि बालाघाट जो है वो नक्सल प्रभाव से शून्य हुआ है, नक्सल मुक्त हुआ है और इसमें संजय कुमार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और बाकायदा उनको अब भोपाल पुलिस कमिश्नर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ा फेरबदल परिवहन विभाग में भी देखने को मिला है, जहां विवेक कुमार को अब जो पीटीआरआई है, पीटीआरआई भेज दिया गया है। तो वहीं जोगा है उनको अब जो परिवहन आयुक्त है वो बनाया गया है। देखिए, परिवहन आयुक्त में ये जो फेरबदल काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भी परिवहन विभाग में काम चल रहा है और इसी के चलते ये बड़ा फेरबदल के तौर पर। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 15 अधिकारियों का यहाँ पर तबादला हुआ है, 15 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अलग अलग लगाए गए 20 और 30 किलो के 2 आईईडी को बरामद कर जवानों ने डिफ्यूज किया है। जवानों की टीम इलमीडी लंकापल्ली क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान डीमाइनिंग कार्रवाई करते हुए लंकापल्ली कच्ची रोड पर माओवादियों द्वारा लगाया गया 20-30 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए गए। माओवादियों के द्वारा आईईडी कमांड स्विच सिस्टम से रोड के बीचों बीच लगाया गया ताकि
बड़ी वाहन को निशाना बनाया जा सके। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 आईडी को बरामद करके डिफ्यूज किया गया। रोड के बीच में था यह आईडी। यहाँ पर इलमिड़ी लंकापल्ली क्षेत्र में सर्चिंग अभी भी जारी है। नक्सलियों के मंसूबों पर फिर से पानी फिरा है। जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, तो 2 आईईडीज यहाँ पर नष्ट किए गए हैं, एक 20 किलो का, एक 30 किलो का। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इसमें विस्फोट था, जो कि अगर साजिश सफल हो जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में बीते 1 महीने से हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात शेखरपुर और डूमर बहार गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने 2 घरों को तोड़ा और घर में रखा अनाज चट कर गए। घटना के समय घर में सो रहे लोग किसी तरह भाग करके अपनी जान बचाई। वन अमले ने मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा और ग्रामीणों से सतर्क रहने के साथ जंगल की ओर न जाने की अपील भी की। वहीं विभाग प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का आंकलन कर उन्हें नियम अनुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। लगातार हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल भी बना हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 2 घरों में इन्होंने तोड़फोड़ की। अभी पत्थलगांव में 2 हाथियों का विचरण है और अभी फिलहाल पत्थलगांव सर्किल में विचरण कर रहा था। तो आज रात्रि को पत्थलगांव से लुड़ेक सर्किल में गया हुआ है और रास्ते में जो भी अकेला घर पड़े हैं उस घर को तोड़ा है। आज रात को 2 घर तोड़ा है और कभी कभार मतलब जो जिसमें आदमी नहीं रहते हैं उस घर को तोड़ डालता है और उसका मतलब क्षति आकलन भी हम लोग त्वरित कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को उनका मुआवजा राशि मिल सके। रीवा में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर के एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज गुरुवार को निकलकर सामने आया है। यह घटना बुधवार की है। सेमरिया थाना क्षेत्र के सेमरिया बाजार में आमने सामने स्थित 2 दुकानों के बीच लंबे समय से ग्राहकों को बुलाने को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार को ये विवाद इतना बढ़ गया कि 4 युवकों ने एक राय होकर दूसरी दुकान में घुस करके दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। दोनों पक्ष की शिकायत पर सिमरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। दुर्ग भिलाई में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब महिलाओं का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है, जहां 23 जनवरी को चैन स्नेचर ने दिन दहाड़े राह चलती महिला को अपना निशाना बनाया। वारदात की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी ने फुर्ती से महिला के गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन लेकर रफू चक्कर हो गया। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज देखिए। नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन के नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर आम नागरिकों और अधिकारियों से पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। फर्जी व्यक्ति मोबाइल नंबर +845626799691 से कलेक्टर के नाम से पैसों की मांग कर रहा है। संबंधित बैंक खाते में दर्ज नाम मोहम्मद शाबिर है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा इस प्रकार की कोई भी व्यक्तिगत धन की मांग नहीं की गई है। यह पूरी तरह से साइबर ठगी का मामला है। नागरिकों से अपील की गई है कि ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज पर विश्वास न करें और न ही किसी प्रकार का लेन देन करें। चलिए, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सत्र। तो बजट सत्र में होगी कुल 15 बैठकें। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बजट सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। 23 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सत्र होगा। बजट सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजधानी रायपुर से।
बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, 23 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सत्र और इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र और 23 फरवरी से 20 मार्च तक ये बजट सत्र। 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो सकता है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डॉक्टर रमन सिंह से इससे चर्चा भी की। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज नायक जुड़ रहे हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक होगा बजट सत्र, क्या कुछ जानकारी इस पर निकल कर आ रही है? मनोज, सुन पा रहे हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 20 मार्च तक के यह बजट सत्र रहेगा और इसमें जो है वर्ष 2026-27 का बजट भी आएगा। और इससे पहले जो बजट सत्र की शुरुआत जो होगी पहले दिन जो है राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और इसके बाद जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस सत्र में जो है कुल 15 बैठकें होंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 28 फरवरी से लेके जो है 8 मार्च तक के जो है अवकाश रहेगा। तो निश्चित रूप से जो है 9 दिन जो है इस बजट सत्र में कहीं न कहीं जो है अवकाश है। कुल 15 दिन का यह बजट सत्र रहेगा। बिल्कुल मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, 23 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सत्र और इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। ग्वालियर में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में एक टमटम चालक ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की शिकायत की। टमटम चालक का आरोप है कि ट्रैफिक एसआई ने उसके हाथ की उंगली तोड़ दी। तारागंज इलाके में रहने वाला विजय कुशवाहा टमटम चलाता है। विजय ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उसने बताया कि वह 25 जनवरी की दोपहर गांधी मार्केट से सवारी बैठाकर मामा बाजार जा रहा था। तभी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश श्रीवास्तव ने टमटम की चाबी निकालने की कोशिश की। जब उसने कारण पूछा तो एसआई कमलेश ने उसके हाथ पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। विजय ने आगे बताया कि डॉक्टर ने उसे 2 महीने तक काम न करने की सलाह दी है। उसने कहा कि टमटम के सहारे ही परिवार पलते हैं। वहीं पुलिस अफसरों ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो उन्हें चाबी निकाली, मैं चाबी पकड़ लिया अपने हाथ में। तो मैंने जोर से ताकत से पकड़ ली चाबी, तो छोड़ी नहीं तो उन्होंने जोर से मेरे हाथ में डंडा मारा, जोर से 1.5 हाथ में। तो 1.5 हाथ में मेरे एक फ्रैक्चर है। मैं ट्रामा सेंटर भी गया था, अपने एक्सरे करा के आया, वहाँ पे पूरा इलाज करा। तो उन्होंने फ्रैक्चर है, इसका कच्चा प्लास्टर चलेगा, उसके बाद 1 हफ्ता पक्का प्लास्टर चलेगा आपका। ये डंडा मारने फ्रैक्चर हो गया। ये अपना कंपनी से सेन था। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ के द्वारा लगाई गई है। तो ये अपने निर्धारित परमिशन के अनुरूप गाड़ी नहीं चला रहे थे। तो ट्रैफिक पुलिस ने जब इनको रोका तो उसने इनकी गाड़ी जो टमटम थी उसकी चाबी निकालने का प्रयास किया। तो इनमें आपस में उन्होंने ट्रैफिक पुलिस का जो चालक थे उसने ट्रैफिक पुलिस का सिपाही था उनका हाथ पकड़ लिया। इसमें आपस में थोड़ा विवाद हुआ, तो इनको कुछ चोट आई है। इनका ट्रैफिक पुलिस द्वारा इनका इलाज भी कराया जा रहा है और इसमें जो भी और भी जो तथ्य होंगे उसके आधार पर हम जो भी सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई होगी करेंगे। गंज बासौदा के ग्राम रजोदा में शराब माफियाओं की अब खैर नहीं। गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। शराब के कारण बर्बाद होते परिवारों को बचाने के लिए मातृशक्ति अब सड़कों पर नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि घरेलू कलह, मारपीट और आर्थिक तंगी की समस्या बढ़ रही है। अवैध शराब का कारोबार खुलेआम कई बार शिकायत की गई, फिर भी पुलिस और आबकारी विभाग अवैध बिक्री पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। महिलाओं ने बताया कि पंचायत में बड़े स्तर पर वर्षों से अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। शिकायत के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो वे थाने और आबकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। करंट लगा है, बड़कुल जी का खेत है
और करंट लगने के बाद उनने जो भी है वो देखने भी नहीं आए, ना कुछ इधर आए, है ना। और बोला भी, फोन भी लगाया, पुलिस वाले भी आए, सब कुछ सबने लगाया, सब बोला भी, वो आए नहीं। उनको कहा सब कुछ। और ये कलारी का ये सर्किट है सर, क्या ये बहुत दिन से खुली है, इसकी 10 बार बोल चुके हैं, मगर क्या है ये सुनवाई नहीं होती है। जो बात, जब कलारी की 10 बार बोल चुके, कलारी नहीं हट रही। पुलिस आती है, पुलिस भी देखती है, पर कलारी नहीं हट रही। हाँ, पुलिस वाले आ रहे हैं, देख जाते हैं, और जहाँ लड़ाई होती है, गाड़ी की लॉच होती है, और कुछ भी बोलते हैं तो सर जहाँ बहन बेटी को गाली दे जाते हैं। और यहाँ एक खेत में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वहाँ खेत में बिजली का तार लगा हुआ है और पोस्टमार्टम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। यह उनका 9वां बजट होगा। इस आम बजट पर देशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं। सभी वर्ग के लोग इस बजट पर आस लगाए बैठे हैं कि उनके लिए इस बजट से राहत भरी खुशखबरी मिलेगी। बिलासपुर की जनता को भी नए बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। आइए सुनते बिलासपुर वासियों को इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट से हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार कुछ करे चाहे मत करे, शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि अगर शिक्षा होगा तभी काम आगे बढ़ेगा। और आप बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट की, तो सरकार ने शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप कि छत्तीसगढ़ में, अगर स्टेट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आएंगे 28वां स्थान था। अगर सरकार वहां पर से बजट अच्छा एलोकेट करेगी, यहाँ पर अच्छा खर्चा होगा, जिसके कारण शिक्षा में क्वालिटी बढ़ेगा। आज की डेट में एजुकेशन बेस्ड चीजें होनी चाहिए, पर स्किलफुल एजुकेशन बेस्ड चीजें ज्यादा होनी चाहिए, जो वास्तविकता में छात्रों को उनके जिंदगी में मदद हो और जिससे कि स्किल एनहेंसमेंट हो चीजों में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, स्किल एनहेंसमेंट योजना, और आज के डेट में एआई इनोवेशन और टेक इतने बढ़ रहे हैं, लिथियम बैटरीज और जितनी भी रेयर अर्थ चीजें हैं जो चाइना गवर्न करता है लगातार, चीजों में उसमें वृद्धि हो रही है। तो इंडिया को भी इस तरफ देखना चाहिए, और अगर छात्रों को कुछ टैक्स रिडम्पशन मिल जाए तो और सोने पे सुहागा होगा। सीतारमण जी जिस प्रकार से बजट पेश करेगी, बहुत अच्छा करेंगी। गृहिणी, मैं गृहिणी के रूप में हूँ, तो इस प्रकार से देखना चाहती हूँ कि जो घरेलू उत्पादन है उस पर थोड़ा सा मार्जिन रखे, और जो हमारे उत्पादन है, जैसे हम छोटे छोटे व्यवसाय कर सकते हैं एक स्व सहायता समूह के रूप में, या फिर ऐसे छोटे उद्योग हैं उस पे थोड़े क्या बोलते हैं, औसत रूप से स्तर बढ़ाना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही उम्मीद करूंगी कि जो अभी महंगाई चल रही है उससे थोड़े अभी कम होना चाहिए, महंगाई तो कम होना चाहिए। और जितने भी गृहिणियां हैं, गृहिणी के अलावा जो अनमैरिड हैं, वो भी चाहती हैं कि सभी को रोजगार मिले। तो ऐसा कुछ रोजगार रहे कि जो अपना जो दिनचर्या का जो खर्चा है वो अपने खुद से वहन कर सके, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। आम आदमी को बजट से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। आम आदमी की जरूरतों को बजट में रखें, क्योंकि अभी बजट का जो मुख्य हिस्सा है वो रक्षा में जाता है, और भी बहुत सारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है, उसको अभी और डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आम आदमी डेवलप होगा। जैसा नाम है आम बजट, वैसे आम जनता के लिए भी बजट होना चाहिए। आधारभूत संरचना से लेकर खास तौर पर इस वक्त में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो महंगाई है। महंगाई कम होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट दोगुना होना चाहिए। वित्त मंत्री 1 फरवरी रविवार को केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगे। विशेषकर महंगाई और टैक्स स्लैब में कमी की घोषणाओं का हर वर्ग को बेसब्री से इंतजार रहता है। ग्वालियर वासियों को भी सरकार के केंद्रीय बजट से खासी अपेक्षाएं हैं। युवा, महिलाएं, बुद्धिजीवी, एडवोकेट और सोशल सेक्टर के लोगों को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। INS 24/7 ने लोगों से बजट को लेकर चर्चा की। एजुकेशन पे थोड़ा पैसे की थोड़े से वो करे, क्योंकि बच्चों की फीस है। हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फीस है, इतना लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लोन अगर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोग यहाँ पे पढ़ना ही नहीं चाहते, वो लोग बाहर चले जाते हैं यहाँ पे हायर एजुकेशन का देख के। अब क्या और क्या करें, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, ये लोन की वगैरह
लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लोग अगर पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनको कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना पैसा देना पड़ रहा है कि क्या बताएं। उम्मीद यही है कि मतलब सोना चांदी बढ़ रहा है अपना, तो सरकार कुछ करने वाली है नहीं है। सोना चांदी ज्यादा बढ़ चुका है, इस चक्कर से रेट बढ़ेगी नहीं, अस्थिरता है मार्केट। मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से कि सोना चांदी की रेट कम करें, क्योंकि ज्यादातर जो राजनीतिक है सोना चांदी को स्टॉक कर रहे हैं। सरकार के बजट से तो जो उम्मीद है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई कम हो जाए, गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, सोना चांदी तो आसमान छू रहा है, ये सब कम हो जाए, महिलाओं का जेवर चढ़ गया है, ये सब चीजें उम्मीद है केंद्र सरकार से ये सब कम करे, रोजगार दे बच्चों को, फैक्ट्रियां खोले, ये सब उम्मीद है हमको। ये जो बजट आ रहा है, जो गैस वगैरह ये सस्ती होए और थोड़ा खाने का बजट वगैरह भी सस्ता वगैरह होए, और ये सब इतना महंगा होती जा रही है चीज के हम लोग के लेडीजों के साथ तो खासकर प्रॉब्लम में आ रही है। घर बजट नहीं चल पाता है घर का, इसलिए मैं हमेशा से यही उम्मीद करती हूँ थोड़ा सस्ती ये सब चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए, केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि जो जीएसटी लगता है, एक प्रॉपर्टी बेचती है उसकी एक बार रजिस्ट्री कर देते हैं, बार बार रजिस्ट्री होती है, बार बार स्टैम्प फीस लेते हैं, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। जीएसटी लेते हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए। बहुत महंगाई होती जा रही है। जिन देशों में जीएसटी एप्लीकेबल होती है वहाँ लोगों को बहुत फैसिलिटीज होती हैं और मध्यम वर्ग को फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आधा दिन पूरी खबर में बस इतना है, और NH 24/7 पर लगातार जारी खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।